हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए क्योंकि ये एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आगे आने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सारी प्रॉपर्टीज इसी से इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी के लिए कहूं कि इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एटम की बाकी सारी प्रॉपर्टीज को इंटरलिंक करे हुए है। एटॉमिक रेडियस को समझकर हम बाकी सारे प्रॉपर्टीज के ऑर्डर को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, चाहे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लगाना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लगाना हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाना हो, चाहे मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना हो, चाहे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाना हो। इन सभी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड है। तो इसके पहले 3 लेक्चर्स में हमने एक पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू ले लिया था, कितने पीरियड्स, कितने ग्रुप्स, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। किन ग्रुप्स को कौन से नाम से जाना जाता है उसके बारे में डिस्कस करा था, और एटम को, एक एलिमेंट को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से उसके ग्रुप और पीरियड का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और एटॉमिक रेडियस के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना होगा जब हमें क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लगाना होगा। देखिए, एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर मैं सच कहूं तो एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। आपने सही सुना कि एटॉम की कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। कारण यह है कि ये बात तो सच है कि एक एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उस एटम के सही स्ट्रक्चर की बात करें, एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। रैंडम मूवमेंट उनका जारी रहता है। कोई ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट में वो मूव नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे हमने तो बोहर मॉडल में यही पढ़ा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। हाँ, बोहर मॉडल में आपने जो पढ़ा वो क्लास 10 कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में सही साबित होता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर की जब आप समझने जाएंगे तो क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसा रैंडम मूवमेंट करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इस तरीके से एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। तो जब फिक्स बाउंड्री नहीं है तो आप कैसे बता पाएंगे कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लाई कर रहा है? तो रेडियस बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक एटम की, एक सिंगल एटम की। तो एटॉमिक रेडियस, लेकिन तो हम पढ़ते हैं कि एटम क्या है। एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम में न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं या एटॉमिक साइज कहते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस निकाली कैसे गई और वैल्यू भी होती है। तो एटॉमिक रेडियस इस तरीके से, एक सिंगल एटम, आइसोलेटेड एटम की हम एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जुगाड़ अपनाएंगे। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में बहुत ज़्यादा होने के कारण सबसे पहला हम काम करते हैं उसे सॉलिड स्टेट में लाते हैं। सॉलिड स्टेट में लो टेम्परेचर करके काइनेटिक एनर्जी को कम करके उसके मोशन को मिनिमाइज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह पर थोड़े टाइम के लिए रहे, जिसकी हेल्प से हम एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकें। फिर हम उसी सॉलिड स्टेट में, उसके बॉन्डेड स्टेट में, वो जब किसी से बॉन्ड बनाया रहता है, वो किसी से जब बॉन्डेड रहता है, तो उस स्टेट में हम उसकी रेडियस निकालते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा हुआ, तो उनके दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब अगर हमको निकालना है एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक रेडियस, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, फिर उसका हम हाफ कर देते हैं। जब हाफ कर देंगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी
उसे हम इस पर्टिकुलर क्लोरीन एटम की रेडियस कह देंगे। और इसका एक नाम होता है, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो ऐसी रेडियस को हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो आपने समझा किस तरीके से हमने बॉन्डेड स्टेट में पहले एटम को लाया और फिर दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक रेडियस मिल गया। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटॉमिक कोवेलेंट H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, ऐसे बहुत सारे और मॉलिक्यूल जितने भी रहे, हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, हमने उनकी कोवेलेंट रेडियस निकाल ली। अब हम बात करते हैं कुछ मेटल्स की, कि मेटल में भी कैसे होगा। तो डिपेंड कर, ये एटॉमिक रेडियस बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि किसमें किस टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मेटल्स की बात करें तो मेटल में मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट करी जाती है, क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। उनका मेटेलिक बॉन्डेड के रेफरेंस में क्या थ्योरी दी गई है, वो ये कहा गया है कि ये कुछ मेटल आयंस होते हैं और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इस कंडीशन में हम एक मेटल की मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट करेंगे। इसके न्यूक्लियस वही सेम तरीका अपनाएंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे और उसका हम कर देंगे हाफ, तो हमें मिल जाएगी एक मेटल की मेटेलिक रेडियस। इसी तरीके से हम कैल्शियम का मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बहुत सारे और एटम्स के एटॉमिक रेडियस इसी बेस पर हम लोग मेटेलिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नोबल गैसेस के बारे में आपका क्या कहना है। तो नोबल गैसेस में जो अट्रैक्शन पाया जाता है वो वेंडर वॉल अट्रैक्शन पाया जाता है। वो बॉन्ड तो बनाते नहीं क्योंकि वो स्टेबल है, स्टेबल होने के कारण उनमें कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इस कारण उनमें उनके दो मॉलिक्यूल के बीच एक सिंपल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और वेंडर ऑफ सेम प्रोसेस हम करेंगे कि दो, अब ये जैसे बस बहुत पास में है लेकिन ये टच नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट अबाउट टू टच कर रहे हैं और इन्होंने तो ओवरलैपिंग कर रखी है। तो इसके मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा डिस्टेंस है, इसके बीच और कम और इसके बीच और कम। तो यही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो हमें यहाँ एक नोबल गैस की वेंडर वॉल रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस से हम लोग हीलियम का निकाल सकते हैं, जेनॉन का निकाल सकते हैं, रेडॉन का निकाल सकते हैं, और जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम उनकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा जुगाड़ रहा सभी एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक रेडियस। अभी तक आप जानते होंगे कि जितने भी एलिमेंट है उनकी एक टाइप की ही रेडियस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है वो मैंने आपको रीजन बता दिया कि सभी के बीच अलग अलग टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और बॉन्डेड स्टेट में ही एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल है, क्योंकि एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप उसकी रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपने जाना कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है और एटॉमिक रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करेंगे जो 3 रेडियस हमने निकाली है, उन 3 रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ तो और ही कम हो गई है। तो इसीलिए किसी की भी वेंडर वॉल रेडियस जो रहेगी वो उसकी मेटेलिक रेडियस और उससे ज्यादा रहेगी, और मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा रहेगी। ये फैक्ट जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि यही फैक्ट जो होगा आपको एक्सेप्शन से बताएगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डाउट इसलिए होता है या उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री से इसलिए हट जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन है, जबकि एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं और उन्हीं एक्सेप्शंस के पॉसिबल रीज़न भी होते हैं। तो इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में उन सभी एक्सेप्शन के पॉसिबल रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरा मकसद आपको केवल पढ़ाना नहीं, केमिस्ट्री के प्रति आपके दृष्टिकोण को चेंज करना है, आपके परसेप्शन को चेंज करना है, ताकि आपका केमिस्ट्री से इंटरेस्ट बढ़े। इसीलिए मैंने ये इतना डिटेल में एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन किया, नहीं तो आप
जितनी भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे वो केवल इस पर्टिकुलर डेफिनेशन तक ही सीमित रहते हैं और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देते हैं। और जब तक आप डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे तब जब ऑर्डर लगाने जब क्वेश्चन में ऑर्डर लगाएंगे तब आप कहेंगे कि अलोंग द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, लेकिन अलोंग द पीरियड सबसे आखिरी में नोबल गैस आते हैं, यानी सबसे आखिरी में नोबल गैस आते हैं तो सबसे आखिरी में आने वाले का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, जबकि ये फैक्ट तो है ही नहीं। फैक्ट तो ये है कि अपने ही पीरियड में सबसे बड़ा साइज नोबल गैसेस का होता है। तो भाई क्यों होता है, तो कह देते कि ऐसा एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, बात कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। फैक्ट के लिए रिसर्च करना पड़ता है, रियलिटी के लिए रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप एक पॉसिबल रीजन ढूंढ पाते हैं। तो रीजनिंग के लिए रिसर्च जरूरी है। चलिए अब हम सीखते हैं ऑर्डर लगाना कि और ट्रेंड देखते हैं कि ग्रुप्स में इसका क्या ट्रेंड होता है और पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक शेल, लिथियम के पास दो शेल, और पोटेशियम के पास चार शेल होती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है। यहां पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में, यहाँ दूसरे शेल में, यहाँ तीसरे शेल में और यहाँ चौथे शेल में। तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। बात करते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो एटॉमिक रेडियस के, तो ऑर्डर होगा पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। इसी तरीके से अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में देखें तो कैल्शियम का साइज सबसे ज़्यादा, बेरिलियम का साइज उससे कम, मैग्नीशियम का उससे कम, फिर बेरिलियम का साइज उससे भी कम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में देखें तो ब्रोमीन का साइज सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। इसी तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस में फास्फोरस का साइज बढ़ा, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बढ़ा, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन का साइज बढ़ा, बोरॉन और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का साइज बढ़ा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर लगा सकते हैं। और हमने यहाँ सीखा कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पीरियड में सभी के पास शेल तो सेम रहती है। सेकेंड पीरियड की अगर बात कर ले तो हमारे पास सेकेंड पीरियड में आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हैं मेटल, ये सब हैं नॉन मेटल्स, और ये है अपना नोबल गैस। तो नोबल गैस में कौन सी रेडियस होगी? वैन डर वाल रेडियस। इन नॉन मेटल्स में कौन सी रेडियस होगी? कोवैलेंट रेडियस। और इनमें कौन सी होगी? मेटालिक रेडियस। तो नो डाउट नियॉन इन सब में सबसे बड़ा साइज रखता होगा। फिर कौन आ जाता होगा? मेटल्स आ जाते होंगे, क्योंकि
वैंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी, फिर मेटालिक रेडियस और फिर कोवैलेंट रेडियस। ये हमने सीखा। अब जो जनरल ट्रेंड है वो जनरल ट्रेंड ये है कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द एटॉमिक रेडियस decreases due to atomic radius decreases due to increase in nuclear charge along the period। देखिए इसका मतलब क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ध्यान दीजिएगा, यहां समझने वाली बात है। जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ रहे होंगे, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी यहां बढ़ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। में इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, और पॉजिटिव प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चार्जेस के बीच बढ़ रहा होगा। और जब चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा। और क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। क्योंकि दूरी वही सेम है लेकिन चार्जेस बढ़ रहे हैं, और चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी अंदर की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का, अंदर की तरफ प्रोटॉन की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो वो धीरे धीरे अंदर आता जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंचता जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या करता जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। और यही रीजन है कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसके बाद अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो लिथियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा बेरिलियम का साइज, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा साइज होगा नोबल गैसेस का, मैक्सिमम साइज। नोबल गैसेस बियर मैक्सिमम साइज नोबल गैसेस का ही होगा, क्योंकि नोबल गैसेस में वैंडर वॉल रेडियस पाई जाती है, इस कारण नोबल गैसेस का साइज मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से अगर आप थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। थर्ड पीरियड में भी आप देख रहे हैं कि थर्ड पीरियड में भी अलोंग द पीरियड जाने पर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस
इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, और जब अंदर की तरफ खींचेगा तो धीरे धीरे साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और ऑर्डर कुछ आ जाएगा इस तरीके का। सबसे पहले सबसे बड़ा साइज आएगा नोबल गैस का, तो नोबल गैस कौन है, ऑर्गन। फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, सॉरी मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम का साइज सबसे बड़ा, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, फिर क्लोरीन का। तो ये ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का अलोंग द पीरियड। आपको ये ध्यान रखना है, अलोंग द पीरियड सबसे बड़ा साइज नोबल गैसेस का होगा, फिर मेटल्स का होगा, और फिर नॉन मेटल्स का होगा। वो रीजन मैं थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होगा। तो यहां हमने एटॉमिक रेडियस को डिटेल में पढ़ा, उसके ट्रेंड को ग्रुप्स में, पीरियड्स में भी हमने देखा, और उसके कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज किया और पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो आशा करता हूं कि आपको एटॉमिक रेडियस के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में रह जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसे आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको जो क्लास 10th आईसीएसई में हो, 9th में हो, आईसीएसई के 9th में हो, उन सभी को ये सारे लेक्चर शेयर करिए, जिससे कि उनके भी डाउट आपकी तरह क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।